तो नमस्कार, हर बार की तरह मैं आ गया हूं सितंबर यूएस एम्बेसी अपडेट को लेकर। तो हम डिस्कस करेंगे 6 टॉपिक पे। पहला टॉपिक होगा कि करंट स्टेटस ऑफ इंडिया, और दूसरा टॉपिक होगा करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तीसरा टॉपिक होगा कि मतलब वेराइटीज ऑफ वीजा में क्या चल रहा है। चौथा टॉपिक होगा कि B1 B2 वीजा में क्या चल रहा है, उसका क्या स्टेटस है। और एक केस अप्रूव भी हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि B1 B2 वीजा अप्रूव हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगला 5वां टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके। तो आखिरी में छठा मतलब 6th टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी केस एक्सपेडाइट वीजा क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये डिटेल अपडेट है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी तरह देखिए वीडियो, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, बाद में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा कंटिन्यूअसली देखिए वीडियो, तो पूरा समझ में आएगा। तो चलिए डिटेल वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं कि मतलब फर्स्ट टॉपिक लेते हैं करंट स्टेटस ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या चल रहा है दोस्तों। इंडिया में आपको सबको पता ही होगा कि मतलब सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, और जो भी है मतलब वैक्सीन पूरा ऑलमोस्ट हम 50% से ज़्यादा हो गए हैं। तो मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट भी शुरू हो चुका है दोस्तों। एक पॉइंट मैं कहूँ तो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में अभी भी बैन है, 30 सितंबर तक बैन है दोस्तों, और एक महीना इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट बैन है। इसका मतलब है कि ना कोई इंटरनेशनल फ्लाइट आ सकता है, ना कोई आप इंडिया से मतलब बाहर जा सकते हो, आप यूएस में बाहर नहीं जा सकते हो। हाँ, सिर्फ एयर बबल फ्लाइट्स को छोड़ के, जो अग्रीमेंट एयर बबल का हुआ है उसको छोड़ के नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बैन सिचुएशन मतलब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, बहुत जल्द निकल जाएगा। तो चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जब इंटरनेशनल फ्लाइट बैन है, बट नॉट फॉर लाइक नेशनल एक्सेप्शन लाइक F1 वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए ऑन है, स्टूडेंट जा सकते हैं, आ सकते हैं। या फिर इमिग्रेंट वीज़ा, जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब वो भी ऑन है। भले फ्लाइट बैन हो दोस्तों, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स है इंडिया में जो यूएस में रहते हैं, मतलब यूएस के रिलेशन है, जैसे हस्बैंड हो या फिर चिल्ड्रन हो, वो कभी भी यूएस वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। सो फैमिली बेस्ड वीज़ा के लिए बैन नहीं है, और वर्क वीज़ा के लिए बैन नहीं है, और स्टूडेंट्स वीजा के लिए बैन नहीं है। एयर बबल की फ्लाइट के बारे में बात करें, कमर्शियल फ्लाइट होगा ये, मतलब पैसेंजर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। और ये हमारा एग्रीमेंट है इंडिया का 28 कंट्रीज के साथ, 28 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट है। और मतलब अभी कैपेसिटी बढ़ गया है दोस्तों। एयर बबल में पहले क्या था कि थोड़ा कम था, अभी कैपेसिटी बढ़ा दिया है, स्पेशली विद एयर इंडिया। तो एक खुशखबरी, रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साथ, मतलब हमारा नहीं, मतलब एक मीटिंग हुआ था उनका। तो उसमें कहा गया कि सितंबर में और भी वीजा कैटेगरीज के लिए मतलब स्लॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किए जाएंगे। मतलब ओवरऑल देखा तो स्लॉट्स अभी बहुत कम है, सितंबर में धीरे धीरे वो इंक्रीज करेंगे। मतलब सिर्फ ये फैमिली बेस्ड वीजा के लिए नहीं, F1 वीजा के लिए नहीं, सभी कैटेगरीज के लिए, इंक्लूडिंग B1 B2 वीजा के लिए भी कैटेगरीज स्लॉट्स ओपन ज़्यादा करेंगे। तो मतलब इसका कहना यह है कि, मतलब मेरा कहना यह है कि हमको ये इंटरव्यू स्लॉट ज़्यादा मिलना दिखेगा। मतलब पहले क्या होता था कि दिसंबर में मिलता था, या नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में मिलता था। अभी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ नहीं मिले, या फिर मतलब अक्टूबर नवंबर में भी मिले। तो आशा करते हैं कि ये मतलब सच हो और स्लॉट्स बहुत जल्द से जल्द ओपन हो। अगला मतलब यही कैटेगरी में और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ईमेल भी करते हैं लोग मुझे, कमेंट्स में ही पूछते हैं कि भाई ये ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी का क्या है। तो एम्बेसीज ने ये भी कहा कि ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटीज वो इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली शुरू हो गया है विथ लिमिटेड कैपेसिटी। तो ये रिन्यूअल के लिए शुरू हुआ है दोस्तों, ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी। तो किस किस वीजा कैटेगरी के लिए वो होगा? H1 वीजा के लिए, H कैटेगरी के लिए, L के लिए, C1D के लिए, और वो के लिए, I के लिए, F वीजा के लिए, और M वीजा के लिए दोस्तों। हाँ, J कैटेगरी वीजा के लिए भी ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी शुरू हुआ है। तो अगर आपका केस ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप वेबसाइट में जाके अपना केस एंटर करके देख सकते हैं। और आपके जो भी है मतलब रेस्पेक्टिव लोकेशन के एम्बेसी से वहाँ पे चेक कीजिए कि आपका ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी है या नहीं। और दूसरी बात, वहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी लोकेशंस कहाँ पे है, जहाँ पे आप जाके मतलब आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। चलिए जैसे अभी दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड में क्या स्टेटस है। तो मतलब वर्ल्ड वाइड के स्टेटस की बात करूं तो मतलब थोड़े कंट्री, सम कंट्रीज आर स्टिल अलाउड टू अप्लाई यूएस वीजा। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज, हाँ इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे यूएस एम्बेसीज खुले हैं और वीजास भी अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे वीजास भी मिल रहे हैं। और जिसके पास यूएस वीजा वैलिड वीजा है वो फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज से। लेकिन दोस्तों इंडिया से मतलब जो कंट्री बैंड है फ्लाई के लिए, जैसे इंडिया से आप डायरेक्टली यूएस नहीं जा सकते, लेकिन आप
जा सकते हैं, मतलब वो या थर्ड कंट्री। एग्जांपल मैं पहले पिछले वीडियो में बोला था, यहाँ से दुबई जा सकते हैं, दुबई से मतलब यूएस जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वारंटाइन। आप कोई भी थर्ड कंट्री से यूएस जाओगे 14 डेज क्वारंटाइन रह के जाना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन फॉर फ्लाइंग वया थर्ड कंट्री टू यूएस इज, मतलब क्या बोलते हैं वो, वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी, वो भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन मैंडेटरी, जैसे कोविशील्ड। तो वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, भले ही आप वैक्सीनेशन है, आप जैसे एयरपोर्ट पर लैंड करोगे RT-PCR रिपोर्ट भी चाहिए दोस्तों। मतलब हो सकता है कि आप 42 मतलब आवर्स या फिर 72 आवर्स का रिपोर्ट ले जाए जब चेक इन करोगे। उसके बाद वहाँ पे जब लैंड करोगे वहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा। जब वहाँ पे नेगेटिव आएगा आप तभी आपको एयरपोर्ट के बाद छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा कुछ घंटे। तो दुनियादारी की अपडेट में और एक छोटा सा अपडेट है, मतलब ग्रीन कार्ड के लिए, मतलब जो भी ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, जो अभी ग्रीन कार्ड अप्लाई किए हैं, मतलब अगर वो मतलब क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, वो भी WHO अप्रूव्ड। ओके, गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों ये वैक्सीनेशन मैंडेटरी होने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, USCIS ने कहा है कि मतलब उनका वर्क वीज़ा थोड़ा कम है, वर्क वीज़ा के लिए इंकरेज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्क वीज़ा ज़्यादा होगा और हम लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा। पर्टिकुलरली वो बोले कि इंडिया और चाइना से ज़्यादा वर्क वीज़ा लेंगे, मतलब देंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि इंडिया और चाइना से मतलब वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव्स आए, मतलब वर्क वीज़ा हमको अच्छा सा मिलने वाला, हमको और चाइना को वर्क वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है इस अपडेट के हिसाब से। तो दोस्तों इसी के साथ USCIS ने यह भी कहा कि वी विल बी गिविंग मोर इंपॉर्टेंस एंड फोकस फॉर फैमिली बेस्ड वीजा, नथिंग बट इमिग्रेंट फैमिली बेस्ड वीजा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि F1, K1, F3 एंड F4, नथिंग, वो बोलना चाहते कि फैमिली वीजा विल बी गिवन प्रायोरिटी। तो हर बार दोस्तों फैमिली वीजा विल बी ऑन प्रायोरिटी, F1 वीजा विल बी ऑन प्रायोरिटी एंड एनी एसेंशियल वीजा विल बी ऑन प्रायोरिटी। ये आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये ध्यान में रखे और आप ये बात समझ गए तो मतलब मेरे को मैसेज और ईमेल नहीं आएगा कि मतलब मेरे को B1 में जाना है, टूरिज्म में जाना है, किसी से मिलने के लिए जाना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो थर्ड अपडेट में जाते हैं, जो ऑल अदर कैटेगरी वीजा के बारे में बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट सब कैटेगरी में बात करूंगा कि मतलब रिसेंटली 27 अगस्त को एक फेयर हुआ था स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज ने एक फेयर किया था और कल भी एक फेयर था दोस्तों। पता नहीं कितने लोगों ने वो फेयर अटेंड किया। मुझे कमेंट में कमेंट करके बताया कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो फेयर अटेंड किया। जो यूनिवर्सिटी से एक फेयर था जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मतलब भाग ले सकते थे, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन था, 27 को हुआ था और कल एक हुआ था 3 सितंबर को। उसमें से आपको बताया जा सकता था कि मतलब कितने यूनिवर्सिटीज है, क्या क्या कोर्सेज है वहाँ पे, कैसे फीस है, मतलब कितने ड्यूरेशन है, मतलब उसका प्लस और माइनस ज़्यादा डिटेल बताने वाले थे। हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग देखे भी हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों। और दूसरी बात, मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा कि मतलब अगर आपने ये सेशन अटेंड नहीं किया, आप जाके चेक कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल, और रजिस्ट्रेशन भी करना चाहते हैं तो आगे जाके तो ये लिंक भी दे दूंगा मैं। ये दो कैटेगरी के लिए होगा, एक तो PhD कोर्सेज के लिए होगा, दूसरा होगा कि बैचलर्स डिग्री के लिए, नथिंग बट एक तो मास्टर्स के लिए होगा, ये एक तो बैचलर्स के लिए होगा। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब आपका प्लान है कि वहाँ पे जाके पढ़े, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अंटिल नाउ। और भी ज़्यादा अपडेट है दोस्तों, 4-5 अपडेट मैं शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए से देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो, इस तरह का वीडियो, US एम्बेसी के अपडेट का वीडियो, वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन का वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं जो एनालिटिक्स देखता हूँ दोस्तों ये यूट्यूब का, कि 50% लोग जो है हमारे चैनल से है, 50% लोग वो है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको तुरंत हर वीडियो मिल जाए, तुरंत हर अपडेट मिल जाए और हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो इस बहाने मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और टिप्स US वीज़ा के बारे में आपसे शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले सब अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। H1B वीज़ा के बारे में दोस्तों, इस साल देखें तो मतलब फर्स्ट हाफ में H1B वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा डिनाइल हुआ था, और वहाँ पे US लॉ मेकर्स ने और नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी के डेटा के हिसाब से ये था कि इस रिसर्च के बेसिस पे ये है कि दोस्तों मतलब पहले 28 to 29% रिजेक्शंस होते थे H1B वीज़ा में, लेकिन अभी फर्स्ट हाफ 2021 का फर्स्ट हाफ में देखे हुए तो सिर्फ 7% ही रिजेक्शन हुआ है। तो इस पे आवाज़ उठाया है, मतलब वहाँ के जो भी पॉलिसी मेकर्स है, लॉ मेकर्स है, आवाज़ उठाया है, बोले कि मतलब इसको रिवर्स करो, आपके इमिग्रेशन जो लॉ भी है, जो भी
जो भी मतलब अप्रूवल जो भी पॉलिसी है उसको और एक बार रिव्यू कीजिए। ये 7% बहुत ही कम है डिनायल रेट, या तो अप्रूव ज़्यादा हो रहा है या तो मतलब रिजेक्शंस कम हो रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि मतलब आप रिव्यू कीजिए, तो 7% इज़ वेरी वेरी लेस फॉर डिनायल, 28% इज़ वाज ओके। हाँ, हमारे लिए खुशी हो सकती है दोस्तों, आप H1B वीज़ा या अप्लाई करोगे, हो सकता है कि आपका अप्रूव हो जाए, क्योंकि रिजेक्शन रेट बहुत कम हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम में रखिए। तो देखिए आगे जाके क्या होता है, देखते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आपसे। तो फाइनली अगले अपडेट के बारे में आगे बढ़ते हैं, B1 B2 वीजा के बारे में दोस्तों, जो हॉट टॉपिक है इस चैनल पे, इस वीडियो पे में भी ये हॉट टॉपिक होने वाला है, B1 B2 वीजा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे B1 B2 वीजा के बारे में ही डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड एक्चुअली बहुत सारे देश ने, बहुत सारी कंट्रीज ने B1 B2 वीजा के लिए विंडोज नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज में क्या है कि B1 B2 वीजा के लिए विंडोज बंद है, और कुछ कंट्रीज में क्या है कि B1 B2 वीजा के लिए मतलब टोटली बंद नहीं है, मतलब थोड़ा लेस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, बट कम कैपेसिटी। दोस्तों रिसेंटली मेरा एक देखा था, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि जापान में एम्बेसीज ओपन है नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए, B1 B2 के कैटेगरी में। टोक्यो से अप्लाई किया था किसी ने, उनका B1 B2 वीजा अप्रूव हो गया है फॉर मल्टीपल एंट्री फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीजा अप्रूव हो गया है दोस्तों। इसका मतलब है कि दोस्तों ये नहीं कि मतलब USCIS ने या US एम्बेसी ने पूरा एकदम बंद कर दिया। हाँ, थोड़े टाइम के लिए बंद किया, रेस्ट्रिक्शंस किया, क्योंकि ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। हाँ, इससे क्वेश्चन ऑफ टाइम, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जैसे वहाँ पे अप्रूव आया हमारे लिए भी अप्रूव हो जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा और टाइम। इतना मतलब 2 साल वेट कर लिया, और थोड़ा टाइम वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए तो मतलब हो जाएगा, राइट। मैंने कहा कि मतलब इंडिया में भी एम्बेसीज ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं, और जैसे F1 और मतलब एसेंशियल सर्विस के लिए और इमिग्रेंट फैमिली बेस्ड वीजा के लिए काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो B1 B2 वीजा के लिए भी मतलब ओपन करना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब ये एयर बबल फ्लाइट तो अभी हो ही रहा है, धीरे धीरे दूसरे फ्लाइट भी चालू कर देंगे, रेगुलर कमर्शियल। तो अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, इन फर्दर, आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मतलब ऑलरेडी कुछ कंट्रीज ने अपना नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे देश अपना नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर देंगे, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ही अल्टरनेटिवली पैरेलली US एम्बेसीज भी उन कंट्री में धीरे धीरे ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों इंडिया में भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो मतलब लेट्स कीप होप एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि मतलब जल्द से जल्द इंडिया में भी US एम्बेसी नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर दे। अगर आप US सिटीजन हैं और आपके पास US पासपोर्ट है दोस्तों, डायरेक्टली आप कनाडा जा सकते हैं, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जा सकते हैं। वैसे ही कनाडा से आप US जाना है तो भी मतलब उतना दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि ये आजू बाजू में है, नॉर्थ अमेरिका में आता है, तो दिस नो मच प्रॉब्लम। तो दोस्तों पर्सनली मेरा मानना है कि अभी मतलब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड, और मतलब टूरिज्म बढ़ाने के लिए, टूरिज्म के साथ साथ हाँ इकोनॉमी भी बढ़ता है, तो टूरिज्म हर कंट्री में धीरे धीरे खुलना शुरू कर देंगे। बहुत सारे कंट्री में, जर्मनी में मतलब बर्लिंगटन में सब खोल दिया, सभी कंट्रीज भी धीरे धीरे टूरिज्म को एंकरेज करना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात दोस्तों, वैसे US भी शुरू कर देगा उसी बहाने। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि मतलब बिजनेस रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए भी, एनहांस करने के लिए भी, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी वो वीज़ा, क्या बोलते हैं, वीज़ा अक्रॉस कंट्रीज में शुरू कर देंगे, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों आपको पता है कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, में नाम लेना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, कि मतलब उनका हर कंट्री में बिजनेस है, स्पेशली इंडिया में भी है, चाइना में भी है, US में भी है। अगर ये वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे और लोग बिजनेस के लिए नहीं जा पाएंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे, तो बहुत सारा इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कंपनीज के लिए। वही इम्पैक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इकोनॉमी को भी होगा, कंट्रीज के इकोनॉमी को। तो इस बेसिस में मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब बहुत जल्द बिजनेस वीज़ा भी ये मतलब अप्रूव होना बहुत चालू हो जाएंगे, और बिजनेस वीज़ा के लिए नॉर्मल ऑपरेशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन में मेरा प्रेडिक्शन है कि B1 B2 वीज़ा नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे एंड ऑफ द ईयर, बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर। जब मैं बोलता हूँ कि बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर, हाँ दिसंबर में भी शुरू हो सकता है नॉर्मल ऑपरेशन, या फिर अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है। सो इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। कोई भी लिख के नहीं देगा कि मतलब कंफर्म कि हाँ अक्टूबर में शुरू करेंगे या जनवरी में शुरू करेंगे, नहीं। जो मेरा एनालिसिस कहता है दोस्तों, जैसे सिचुएशन को देख के मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में नॉर्मल B1 B2 वीजा ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। तो मेरे को ईमेल में या कमेंट्स में जब मैं लाइव आता हूँ, मेरे को एक ही सवाल बार बार क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों आप लोग, कि सर आगे जाके B1 B2 वीज़ा मिलना क्या
बहुत मुश्किल होगा, क्या रिजेक्शंस ज़्यादा होंगे, क्या देंगे या नहीं मतलब। दोस्तों मैं यही कहूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस है और मेरे एनालिसिस है दोस्तों, कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपका प्रोफाइल जेन्युइन है और आपका पर्पस ऑफ विजिट इन यूएस तो मतलब जेन्युइन है, तो कोई आपको वीज़ा देने से रोक नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि ईज़ी होगा या मुश्किल होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अगर आपको मिलना है वीज़ा तो मिलेगा ही। हाँ, एक ही कंडीशन बढ़ेगा दोस्तों कि मतलब ये वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा, तो मैं यही कहूँगा कि आप दोनों डोज़ WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन लेके रखिए। ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये कल के दिन मतलब आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, अगर आपका केस स्ट्रांग भी हो, आप जेन्युइन भी हो, आपका पर्पस ऑफ विजिट वैलिड भी है, तो आपको नहीं मिलेगा कह रहा हूँ। तो आज वैक्सीनेशन लेके मतलब रेडी रहिए आप। लेकिन दोस्तों जब मैं कह रहा हूँ कि B1 B2 वीज़ा मिलना आगे भी फ्यूचर में भी इतना मुश्किल नहीं होगा, मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यूएससीएस और यूएस एम्बेसी क्लोज वॉच रखेगा और मॉनिटर करता रहेगा कि इमिग्रेंट्स के लिए मतलब जो लोग B1 B2 वीज़ा में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, सभी लोग नहीं, कुछ नंबर्स बोल रहा हूँ। उनका प्लान है कि B1 B2 वीज़ा में जाएँगे और वहाँ पे जाके जॉब ढूँढेंगे, जॉब ढूँढ के कन्वर्ट करेंगे H1B वीज़ा में या और कोई वर्क वीज़ा में। दोस्तों अगर ऐसा केस है, वो क्लोज वॉच रख रहे हैं, आपको झट सा पकड़ देंगे दोस्तों। जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे, 30-40 सेकंड्स का 1 मिनट का इंटरव्यू जब दोगे, वो उनको पता लग जाएगा कि आपका मन में क्या चल रहा है। तो ऐसा केस हो तो दोस्तों B1 B2 वीज़ा आप अप्लाई मत कीजिए, आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। जैसे H1B हो सकता है और J1 हो सकता है या कोई भी वर्क वीज़ा कैटेगरी हो सकता है दोस्तों। तो ये इसमें क्लोज वॉच रहेगा। जो जेन्युइनली B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए। इफ यू आर अ जेन्युइन B1 B2 वीज़ा कैटेगरी एप्लीकेंट, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट इट। और मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको टिप्स दूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के अपडेट के बारे में लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट के और बढ़ने के पहले यही मतलब कहूँगा कि अगर अब तक यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी यूएस वीज़ा रिलेटेड अपडेट देखना चाहते हैं या फिर इमिग्रेंट वीज़ा मतलब इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। और मतलब अगर आप इस चैनल पे नए हो, जैसे मैंने पहले कहा कि तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। हाँ, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग वो बेल प्रेस नहीं करते हैं, उनको नहीं मिलता है। स्पेशली जब मैं लाइव आता हूँ उनको पता नहीं होता है। हाँ, जो लोग मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको मतलब उनको वीडियो मिलता है मेरा जब ब्राउज़ फीचर्स के हिसाब से। हाँ, कभी-कभी मिलता भी नहीं है दोस्तों, तो आप मिस करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लास्ट अपडेट के बारे में चलते हैं, अगले पॉइंट के बारे में जो इमरजेंसी केस के बारे में है। इमरजेंसी वीज़ा और एक्सपेडाइट वीज़ा के केस के बारे में दोस्तों। यानी कि B1 B2 वीज़ा आप नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते अभी इस टाइम पे, लेकिन अगर आपको जाना है इमरजेंसी केसेस पे आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसको कहते हैं कि एक्सपेडाइट वीज़ा करना। आप B1 B2 वीज़ा इमरजेंसी केसेस में किस केस पे अप्लाई कर सकते हैं? एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग इज मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है यूएस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके फैमिली में किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, प्लस आपको उनको हेल्प करने के लिए साथ में जाना है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पेशेंट प्लस पेशेंट के साथ अटेंडर दोनों ये वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों इसमें आपको डॉक्यूमेंट यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, ये अटैच करना पड़ेगा। नथिंग बट इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के हॉस्पिटल और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और जो भी रिपोर्ट है मतलब केस स्टडी का डॉक्यूमेंट, हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट प्लस यूएस हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट भी, कंफर्मेशन लेटर भी चाहिए ताकि वो भी कंफर्म करे कि हाँ ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। हो गया। दूसरी बात, दूसरा केस है कि दोस्तों आप यूएस जा सकते हैं इन केस ऑफ फ्यूनरल और डेथ। किसी का डेथ हो गया है, वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको प्रूफ लेना पड़ेगा वहाँ से कि मतलब किसी का डेथ हो गया है, यूएस में जो भी अथॉरिटी है तो वो प्रूफ लगाना पड़ेगा। तीसरी बात दोस्तों, अगर अर्जेंट बिजनेस केस हो सकता है कि आपको बिजनेस के मामले में आपको जाना चाहिए, किसी कंपनी के मीटिंग के बारे में जाना है आपको,
बहुत ही अर्जेंट केस है। मान लो कि अगर वो मीटिंग आपने अटेंड नहीं किया, वो डील अटेंड नहीं किया, आपको लाखों का, करोड़ों का, मिलियंस का मतलब लॉस होने वाला है। ये लॉस सिर्फ कंपनी का नहीं हो दोस्तों, हो सकता है कि मतलब सोसाइटी को भी लॉस हो सकता है या फिर उस कंट्री को भी लॉस हो सकता है। अगर ये आप प्रूव कर पाए तो आप बिजनेस वीजा B1 वीजा आप लोग मतलब अप्लाई करके अप्रूव करवा सकते हैं। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि इंडिया से, इंडियन कंपनी जो है इंडिया में उसका ब्रांच, उसको भी एक्सप्लेन करके क्या किस किस्म का मीटिंग है, किस किस्म का बिजनेस है, कैसे लॉस हो सकता है। और यूएस में यूएस कंपनी से भी, यूएस ब्रांच से भी आपको कंफर्मेशन इनवाइट लेटर लेना पड़ेगा कि भाई क्या बिजनेस है, किस मीटिंग के लिए आप जा रहे हो, अगर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो क्या किस्म का लॉस हो सकता है, तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये दोस्तों ये 4 कैटेगरी में, मतलब तीन कैटेगरी में आप जा सकते हैं यूएस अंडर B1 B2 वीजा कैटेगरी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों, आपको नॉर्मली अटेंड करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्सपर्टाइट वीजा में। एक्सपर्टाइट वीजा में आप अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जस्टिफिकेशन मांगता है। हाँ दोस्तों, वो मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं पूछता है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए तो वो मतलब फर्दर ईमेल भेज के पूछेंगे, लेकिन आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या जस्टिफाई देना पड़ेगा, 2-4 सेंटेंस में आपको देना पड़ेगा कि आपको क्यों जाना है, क्या केसेस है। मैंने देखा भी कुछ केसेस में दोस्तों, उन्होंने मतलब एक्सपर्टाइट वीजा अप्लाई किया फॉर इमरजेंसी मेडिकल पर्पस और तुरंत आज अप्लाई किया एक्सपायरी वीजा, कल 2 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रूव होके आ गया। हाँ हाँ, अगर उनको डाउट आता है कि मतलब आपका केस उतना स्ट्रांग नहीं है, ईमेल करके आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री पूछ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर उनको लगे कि आपका केस मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है या फिर उनको लगे कि आप झूठ बोल रहे हो तो रिजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। हाँ, कुछ केसेस में दोस्तों, कुछ एम्बेसीज में इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर एक्सपेडाइट वीजा, हो सकता है कि वो क्या नेविगेशंस में, टूल में, वेबसाइट में एक्सपेडाइट वीजा अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस रेस्पेक्टिव एम्बेसीज को ईमेल लिखिए कि मतलब आपका इमरजेंसी केस है या फिर फ्यूनरल को अटेंड करना है या फिर बिजनेस, अर्जेंट बिजनेस केस है। एम्बेसी को ईमेल लिखिए, आपका जस्टिफिकेशन दीजिए, आपका बैकग्राउंड दीजिए, आपका केस के बारे में लिखिए और हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करके ईमेल भेजिए और वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो यही दो तरीका है दोस्तों इमरजेंसी कीसा केस अप्लाई करने के लिए। तो कैसे अप्लाई करना है, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे चैनल में ढूंढ के मतलब वहाँ पे नेविगेशन चेक कर सकते हैं। अगर हो सकता है मैं उसका लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स कोलिग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनको चाहिए। और इस चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो, हर लाइव, हर अपडेट आपको तुरंत टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए उतना ही, चलो अगले वीडियो तक ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।